नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 17 से लेकर के 21 अगस्त 2026 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जिसे कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इस वीडियो में लाए हैं साथियों, इस सेशन में लाए हैं। उसका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी क्यों ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो साथियों, उसके लिए अभी के समय में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें और साथियों अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं देते हुए हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं साथियों, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए हम साथियों पहला क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं। इसमें हम साथियों लास्ट 4 डेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं साथियों। तो साथियों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 65 स्काई ड्राइवर्स ने एक ही एयरक्राफ्ट से नेशनल फ्लैग के साथ जंप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें कितने भारतीय शामिल थे? तो कह रहा है क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में साथियों 65 स्काई ड्राइवर के द्वारा एक ही एयरक्राफ्ट से साथियों अपने अपने देश के नेशनल फ्लैग के साथ जंप लगाए गए थे और उससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिला था उस जंप को। तो वही कह रहा है साथियों उसमें कितने भारतीय शामिल थे? तो इसका जवाब है साथियों उसमें 3 भारतीय शामिल थे। ये जो 65 स्काई ड्राइवर थे साथियों, उसमें से 3 भारतीय थे जिसने कि इसमें अपने अपने देश के फ्लैग के साथ जंप लगाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3 उसमें भारतीय शामिल थे। बात करें दोस्तों की यह लीबिया के बेंगाजी शहर है साथियों, वहां पे यह क्या कहते हैं जंप लगाए गए थे 65 क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्काई ड्राइवर्स के द्वारा आसमान से एक ही एयरक्राफ्ट से। तो ये जो साथियों एयरक्राफ्ट थे यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे। इसका नाम था ईयू सीन 276 टीडी। ये एयरक्राफ्ट साथियों जिससे कि जंप लगाए गए थे इनके द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला वर्चुअल जू कहाँ शुरू किए गए हैं? तो ये जो साथियों भारत का पहला वर्चुअल जू शुरू किए गए हैं या कहाँ शुरू किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है इसकी शुरुआत इंदौर मध्य प्रदेश में इनकी शुरुआत किए गए हैं। ये जो साथियों भारत का पहला वर्चुअल जू शुरू किए गए हैं या कहाँ शुरू किए गए हैं? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में ये शुरू किए गए हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं साथियों कि मध्य प्रदेश के जो इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है साथियों, जो कि इंदौर जू में देश का पहला वर्चुअल जू शुरू किए गए हैं। इसका उद्घाटन वहां के जो एमपी के मुख्यमंत्री है साथियों मोहन यादव जी, उनके द्वारा इस वर्चुअल जू का उद्घाटन किए गए। यह फैसिलिटी पीपीपी मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शुरू किए गए हैं साथियों, जिसमें कि 4.5 करोड़ रुपया लागत इसके लिए खर्चा किए गए हैं इस वर्चुअल जू के लिए। इसका यह बात करें कि यह कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो यह 8,000 स्क्वायर फीट में यह फैले हुए हैं। अच्छा, वर्चुअल जू का मतलब क्या है इसको समझे साथियों। तो सामान्य जू होते हैं साथियों, उसमें होता है कि रियली में हाथी घोड़ा जो भी जानवर होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये जो वर्चुअल जू होते हैं साथियों उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से जानवरों को डिजिटल या वर्चुअल तरीके से देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि बिना वहां कोई रियली में जानवर अवेलेबल नहीं होगा, बिना किसी जानवर के इंक्लोजर के पास जाइए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको उनके बारे में जानना और उन्हें देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की बात करें साथियों, यह कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना किए गए थे इस संग्रहालय का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक्सरसाइज मैत्री का 15वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो अच्छा, एक्सरसाइज मैत्री की बात करें साथियों तो ये जो है साथियों किन देशों के बीच होते हैं? तो एक्सरसाइज मैत्री जो होते हैं साथियों वह भारत और थाईलैंड के बीच होते हैं। एक्सरसाइज और मैत्री प्रत्येक वर्ष होते हैं साथियों, यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है और हाल ही में जो साथियों इसके 15वां संस्करण का आयोजन किए गए हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार का निधन हुआ है। तो हाल ही में जो साथियों बंगाली फिल्मकार का 71 वर्ष के उम्र में निधन हुए हैं, वो किसके निधन हुए हैं? इसका राइट आंसर है राजा सेन जी का। राजा सेन जी का जो कि बंगाली फिल्मकार थे, प्रसिद्ध बंगाली फिल्मकार थे, उनका 71 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? अच्छा, भारत सरकार के द्वारा जो मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किए गए हैं, वह कौन सी घोषणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज। तो हाल ही में साथियों भारत सरकार के द्वारा रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनरल एक्सचेंज जो कि मेजर मिनरल्स की ट्रेडिंग की व्यवस्था है, इसकी शुरुआत किए गए, इसकी शुरुआत की घोषणा किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IN स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरह वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों इंडियन स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरह से वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने के लिए जो एग्रीमेंट किए हैं, वह किसके साथ एग्रीमेंट किए हैं? तो आपको बता दें ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, वह अलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे दोस्तों कि हाल ही में इंडियन स्पेस ने भारत की पहली पूरी तरह से वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट बनाने के लिए जो एग्रीमेंट किए हैं, वह एलाइड ऑर्बिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ यह एग्रीमेंट किए हैं। इसके बाद बारे में बात करें साथियों तो अगस्त 2026 में इंडियन स्पेस ने अलाइड ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम के साथ यह एग्रीमेंट किया है और इसका उद्देश्य है इस एग्रीमेंट का करने का कि भारत की पहली पूरी तरह से कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP मॉडल पर के तहत विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक कैबिनेट ने पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल योजना को मंजूरी दिए हैं? तो हाल ही में जो कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना की मंजूरी दी गई है, वह कौन सी स्वास्थ्य योजना है साथियों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा संध्या किरण योजना, ये जो संध्या किरण योजना है जो कि साथियों पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए शुरू किए गए हैं। इस योजना को यह हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संध्या किरण योजना हो जाएंगे, जिसकी हाल ही में शुरुआत कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये जो RSVC अमृत प्लेटफॉर्म की संस्था का साथियों हाल ही में विकसित किए गए हैं, वह किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसे नाबार्ड के द्वारा विकसित किए गए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा साथियों हाल ही में RSVC अमृत प्लेटफॉर्म की हाल ही में विकसित किए गए हैं साथियों। और इसकी बात करें साथियों, सबसे पहले साथियों बात कर ले कि RSVC अमृत RSVC अमृत इसकी फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म होता है रूटेग स्मार्ट विलेज सेंटर एक्सेलरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए गए हैं नाबार्ड के द्वारा। इसे नाबार्ड ने ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के साथ मिलकर के विकसित किए हैं। और अच्छा RSVC क्या है इसकी बात करें साथियों तो यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य
गांवों में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पहुंचाकर ग्रामीण लोगों की समस्याओं को हल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, इस RSVC अमृत का, इस प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट है दोस्तों कि ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ओणम त्योहार मनाए जाते हैं साथियों, यह भारत के किस राज्य में मनाए, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा लीजिए साथियों कि ये जो अमृत किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं ओणम पर्व के बारे में, तो यह ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ओणम जो है साथियों, यह केरल में मनाए जाते हैं। ओणम प्रत्येक वर्ष केरल में मनाए जाते हैं और केरल का प्रमुख त्योहार भी इसे माना जाता है। ओणम एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और हिंदू फेस्टिवल है कि मुख्यतः केरल में मनाए जाते हैं। इसे मलयालम लोगों, मतलब मलयालम लोग केरल को कहते हैं, उसके द्वारा मनाए जाते हैं। और ओणम मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में यूजुअली माने तो अगस्त से सितंबर में इसे मनाया जाता है। ओणम पूरे 10 दिन तक मनाए जाते हैं और इसे 2026 में जो है साथियों वह 16 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में ओणम को मनाए जाएंगे केरल में। ओणम के पहले दिन को एथम कहा जाता है और अंतिम दिन की बात करें साथियों तो त्रिवेणम इसे कहा जाता है। ओणम की शुरुआत और लास्ट के दिन को। ओणम केरल राज्य का एक स्टेट फेस्टिवल भी माने जाते हैं। ये प्रमुख जानकारी इससे रिलेटेड था साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2026 से एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन निम्नलिखित में से कौन बनेगी। तो 1 अक्टूबर 2026 से जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नए चेयरपर्सन बनेगी वह कौन बनेगी साथियों। इसकी राइट आंसर है शबनम सिन्हा। शबनम सिन्हा, शबनम सिन्हा जो है साथियों वह 1 अक्टूबर 2026 से एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नए चेयरपर्सन बनेगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख की बात कर ले साथियों। तो ये नियुक्ति की घोषणा एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा नए चेयरपर्सन के रूप में शबनम सिन्हा के नाम का ऐलान 18 अगस्त को किया गया। पदभार और पूर्ववर्ती पद की बात करें साथियों तो वह 1 अक्टूबर 2026 से अपना पद संभालेगी और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का स्थान लेंगे, जिनका की कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहे हैं। सुनील भारती मित्तल जी का कार्यकाल 30 सितंबर को कंप्लीट हो रहे हैं और उनकी जगह पर हेमंत सिन्हा जी अपना पदभार संभालेंगे। अच्छा, व्यापक अनुभव की बात करें, इनके अनुभव की बात करें शबनम सिन्हा जी का, तो इनके पास बैंकिंग, गवर्नेंस और डिजिटल बदलाव का 30 से अधिक वर्षों का ग्लोबल अनुभव है। वर्ल्ड बैंक में भी ये कार्य कर चुके हैं। शबनम सिन्हा ने वर्ष 2010 से 2025 तक वर्ल्ड बैंक में बतौर लीडर स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दी है। अन्य जुड़ाव की बात करें साथियों तो वह USAID, NCERT के साथ साथ वर्तमान में वेदांता और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बड़े संस्थाओं के बोर्ड में भी शामिल रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80वें इंडिपेंडेंस डे के भाषण में भारत के विकास के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी हाल ही में जो 2026 का जो इंडिपेंडेंस डे हुए हैं साथियों, 80वें इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस हाल ही में, तो उससे रिलेटेड उस इंडिपेंडेंस डे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाषण दिए गए थे और उसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट है साथियों के एग्जाम में अगर पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, तो इस एक क्वेश्चन में हम पूरा उस पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें साथ। तो ये जो 80वें इंडिपेंडेंस डे भाषण में प्रधानमंत्री के द्वारा जो भारत के विकास के लिए फ्रेमवर्क की बात की गई, वह कौन सा फ्रेमवर्क है साथियों, तो यह सप्तधारा फ्रेमवर्क है साथियों, जिसकी की बात की गई है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 2026 को लाल किले के प्राचीर से दिए गए 80वें इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
भारत के विकास के लिए सप्त धारा यानी कि 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ का फ्रेमवर्क बताए हैं। तो ये याद रखिएगा साथियों, सप्तधारा। इसको इस साल पूरी साल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है साथियों। इसका लक्ष्य है साथियों कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए देश की अलग अलग ताकतों को एक साथ आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। की बात तो सप्तधारा को बात करें साथियों, तो सप्तधारा की 7 स्ट्रीम की बात करें तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग। देश में ज्यादा उत्पादन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन की बात करें साथियों, तो खेती और फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना इसके अंतर्गत रखे गए हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी और नए आइडिया पर फॉर्च्यून करना मतलब ध्यान देना, ये भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। गति शक्ति की बात करें साथियों, तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इसे भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार पांचवा है डिफेंस, मतलब कि डिफेंस में सेल्फ रिलायंस, मतलब कि अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाना देश को इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उसी प्रकार है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ और ओशियन एंड मरीन रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और लास्ट है साथियों ये सप्तधारा का कि इंडिया सॉफ्ट पावर, मतलब भारत की कल्चरल वैल्यू, एजुकेशन और डिप्लोमेसी की ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसके अंतर्गत इन सभी को शामिल किए गए हैं। और प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों, तो एसपी के अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत जो बात कही गई है वह अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। उसी प्रकार पुअर और मिडिल क्लास यूथ के लिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री ऑनलाइन कोचिंग की भी बात किए गए हैं। इस साल साथियों कोचिंग का बहुत विवाद रहा है, उसी को लेकर के ये बात भी कहे गए हैं। उसी प्रकार साथियों 5 से 15 वर्ष के बच्चों में स्पोर्ट्स टैलेंट खोजने के लिए नेशनल वाइड टैलेंट हंट की भी घोषणा किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किला के प्रतीक से। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट रखा है। इसे हासिल करने के लिए ये टारगेट रखे गए हैं। अगले 5 से 7 वर्ष में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने की भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अच्छा, विकसित भारत एट द रेट 2047 का लक्ष्य यानी कि इंडिपेंडेंस के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का भी रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स था साथियों। 15 अगस्त 2026 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाषण दिए गए हैं उसका प्रमुख इंपोर्टेंट पोस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की शुरुआत किए गए हैं साथियों, या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम की शुरुआत किए गए हैं। बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी शुरुआत किए हैं इस स्कीम का, और इससे डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2026 में शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य है विदेशों में काम कर रहे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, भारतीय मूल के अच्छे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल को भारत वापस ला करके यहाँ के प्रमुख इंस्टीट्यूशन में रिसर्च से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है इस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम का शुरू करने का। अच्छा, भारत में हाई क्वालिटी रिसर्च और इनोवेशन बढ़ाना और दुनिया में जो मौजूद भारतीय वैज्ञानिक है उसकी प्रतिभा है उसको भारत के रिसर्च
इकोसिस्टम से जोड़ना इसका उद्देश्य रखे गए हैं इस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉक्सटेल ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। अच्छा, ये जो फॉक्सटेल कंपनी है साथियों, यह स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं और हाल ही में इसके द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किस बॉलीवुड के अभिनेता को बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है हाल ही में शाहरुख खान को। शाहरुख खान को हाल ही में फॉक्सटेल के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। स्किन केयर ब्रांड फॉक्सटेल ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे फॉक्सटेल के सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और फेस मास्क कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फॉक्सटेल की बात करें साथियों तो यह भारत का एक साइंस बैक्ड जो स्किन केयर ब्रांड है वो है, जो कि इंडियन स्किन और क्लाइमेट के अनुसार स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 2021 में इनकी स्थापना हुआ था ये फॉक्सटेल कंपनी का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2026 में फ्लोरेस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। तो ये जो फ्लोरेस द्वीप है यह किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये जो फ्लोरेस द्वीप है यह इंडोनेशिया में स्थित है और हाल ही में साथियों इसके आसपास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप की क्या कहते हैं दर्ज किए गए हैं, भूकंप को दर्ज किए गए हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट जो है साथियों यह अपनी गतिविधि आपस में करते रहते हैं और जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी भूकंप और ज्वालामुखी आम मतलब आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 हुए हैं उसमें भारत की बात करें साथियों कि भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं इस गेम में। तो इसमें भारत ने टोटल 35 पदक जीते हैं। 35 पदक जीत करके साथियों भारत इस जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 है साथियों इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। तो हाल ही में जो अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 9 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच हुए हैं साथियों नाइजीरिया में। वहां पे भारत ने ओवरऑल देखा जाए साथियों तो इसका चैंपियंस टाइटल अपने नाम किए हैं। भारत ने कुल इसमें 35 मेडल जीते जिसमें कि टोटल 13 गोल्ड थे, 13 इसमें गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे साथियों और 14 जो है साथियों इसमें ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अच्छा, फेंसिंग क्या है, ये गेम क्या है साथियों। तो ये जो है साथियों फेंसिंग एक खेल है जिसमें कि दो खिलाड़ी तलवार जैसे स्पेशल वेपन से एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं और हाल ही में इसलिए ये नाइजीरिया में हुआ था साथियों और इसमें भारत ने ओवरऑल चैंपियन टाइटल अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, कह रहा है कि 15 अगस्त को भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो अच्छा, ये 15 अगस्त 2026 की बात करें साथियों तो इसरो का जो है साथियों इसमें 57वां 97वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। 57वां फाउंडेशन डे मनाए गए हैं। हाल ही में साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो 57वां स्थापना दिवस मनाए गए हैं। इसरो की बात किया जाए साथियों तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था साथियों। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को इनकी स्थापना हुई थी और इस बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका जब फाउंडर की बात करें साथियों इसरो का तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी इनके संस्थापक थे और यह किसके अंतर्गत काम करते हैं साथियों तो यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करते हैं। वर्तमान में बात करें चेयरमैन की साथियों तो बी नारायण जी वर्तमान में इसके चेयरमैन है।
तो ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण था साथियों, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2026 में कितने वीरता और सेवा पदकों की घोषणा की गई है। अच्छा, 2026 में जो वीरता और सेवा पदकों की घोषणा किए गए हैं वो टोटल कितने किए गए हैं साथियों, तो 10 से 57, 1057 टोटल वीरता और सेवा पदकों की घोषणा 2026 में किए गए हैं। अच्छा, बात कर ले साथियों, 14 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के कर्मियों के लिए कुल 1057 गैलेंट्री और सर्विस मेडल की घोषणा किए हैं। ये पुरस्कार 80वें इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए हैं। अच्छा, गैलेंट्री मेडल की बात करें तो साथियों टोटल 2026 में 301 गैलेंट्री मेडल दिए जाएंगे, जिसमें कि 272 पुलिस पर्सनल को दिए जाएंगे और 29 फायर सर्विस पर्सनल को दिए जाएंगे, शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो साथियों ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट हाल ही में जारी किए गए हैं, या किस संगठन के द्वारा जारी किए गए हैं, तो ये जो जारी किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसे जारी किए हैं। बता दें साथियों कि ये जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किए गए हैं। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें साथियों तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में दुनिया में यंग पीपुल की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर फोकस किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद जो है साथियों यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में सुधार हुआ था, लेकिन अब यह फिर से बढ़ने लगे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के दिशा में एशिया के पहले रेगिस्तान नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क को प्रारंभ करने की घोषणा हुई है। हाल ही में जो साथियों एशिया के सबसे एशिया का पहले रेगिस्तान नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क को प्रारंभ करने की घोषणा किए गए हैं, वह किस राज्य में किए गए हैं दोस्तों, तो ये जो साथियों घोषणा किए गए हैं यह गुजरात में स्थापित करने की घोषणा किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, गुजरात हो जाएंगे साथियों। गुजरात की जो दिशा है उसमें एशिया के पहले रेगिस्तान नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क प्रारंभ करने की बात कही गई है। और ये जो साथियों जूलॉजिकल पार्क होंगे इसमें कुल 83 प्रजाति होंगे, जीव होंगे, और उसमें रात में मरुस्थल जीव जंतुओं का अवलोकन किए जाएंगे। यहाँ जो है साथियों ये रेगिस्तान नाइट सफारी है, यहाँ रात के समय में मरुस्थलीय जीव जंतुओं का अवलोकन इसमें किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के 140 साल पुराने परीक्षा बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है। तो ये जो परीक्षा बांध है साथियों जिसे कि हाल ही में ICID इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिए गए हैं, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये परीक्षा बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये जो परीक्षा बांध है साथियों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है साथियों, तो यह बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है साथियों, और उस नदी पर यह बांध स्थित है, और यह 140 साल पुराना बांध है। और इसकी कार्य की बात करें तो साथियों तो इससे सिंचाई और जल विद्युत पूर्ति प्रमुख इससे कार्य किए जाते हैं इस बांध की मदद से। वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन स्ट्रक्चर का दर्जा हाल ही में से दिए गए हैं, और ये जो साथियों ICID की बैठक हुआ था साथियों, यह इसका 26वां बैठक हाल ही में फ्रांस में आयोजित हुआ था, और उसी में ये दर्जा इसको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
की 17वीं बैठक जिसे कि कोप 17 कहते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो कोप 17 प्रारंभ हुए हैं साथियों, इसकी क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक का आयोजन मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए, तो यह किस देश में इस बैठक का आयोजन किए जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसके आयोजन मंगोलिया में किए जा रहे हैं। तो हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कोप 17 का जो बैठक हुआ है वह मंगोलिया में हुआ है, और इसका उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण से निपटना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किए गए थे, और यह 17 से लेकर के 28 अगस्त के बीच इस बैठक का आयोजन होगा। और इसका थीम रखा गया है जमीन की बहाली, उम्मीद की बहाली। इस थीम के साथ इस बैठक का आयोजन किए गए। अच्छा, कोप फर्स्ट की बात करें साथियों, तो इसका कब बैठक हुआ था और कहाँ हुआ था? कोप फर्स्ट का जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 1997 में रोम में इसका आयोजन किए गए थे इस बैठक का। नेक्स्ट है साथियों कि हाल ही में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसने बनाए हैं? तो आप सोच सकते हैं साथियों, यह किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? ये जो दो रॉकेट 38 मिनट के अंतराल पर लॉन्च किए गए हैं, यह किसके द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, लॉन्च किए गए होंगे साथियों? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, स्पेस एक्स की बात करें साथियों, तो इसके मालिक कौन है साथियों? इसका मालिक एलन मस्क है, जैसे कि हम साथियों एलियन मस्क भी कहते हैं हम लोग, तो उसके द्वारा ही ये रिकॉर्ड बनाए गए हैं। उसी ये स्पेस एक्स का मालिक वही है, उसी के कंपनी के द्वारा यह 38 मिनट के अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में प्रमुख एक खबर और रहा है साथियों कि भारत की जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किए गए प्राइवेट कंपनी के द्वारा, वह कौन सा था? तो विक्रम 1 था। उसी प्रकार फर्स्ट प्राइवेट इंजन जो लॉन्च किए गए भारत की प्राइवेट कंपनी के द्वारा, वह कौन सा था साथियों? वह एवरेस्ट था, जिसे कि हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य कौन रहा है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2026 तक जो जल जीवन मिशन चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके तहत जो सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य है वह कौन सा राज्य है? तो वह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। और बात करें साथियों जल जीवन मिशन की, जिसे कि हर घर जल भी कहते हैं साथियों, यह हर घर नल कलेक्शन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और यह जल शक्ति मंत्रालय जो कि अभी किसके पास है? CR पाटिल जी के पास है यह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इसी के द्वारा यह इसे नियंत्रित किए जाते हैं। इसकी ये जो क्या कहते हैं हर घर जल साथियों जल जीवन मिशन, इसे कब लॉन्च किए गए थे, किस ईस्वी में? तो इसे 2019 में 15 अगस्त को ही लॉन्च किए गए थे, और इसे 15 अगस्त 2026 को टोटल कितने 15 अगस्त 2026 को टोटल 7 वर्ष जो है साथियों, इसका 7 वर्ष पूर्ण हो गया है इस जल जीवन मिशन का। और इसका जो टारगेट रखा गया था 100% अचीव का साथियों, वह रखा गया था 2024 रखा गया था, लेकिन 24 में यह पूरा नहीं हो पाया, तो इसका डेट को एक्सटेंड करके हर घर जल मिशन को 2028 अब रख दिया है। 2028 इसे प्राप्त करने अचीव करने का, इसके टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने वाला रक्षा सहयोग समझौता किए हैं? तो हाल ही में जो भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन करने वाला रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो समझौते किए गए हैं यह आर्मेनिया के साथ किए गए हैं दोस्तों। यह समझौता आर्मेनिया के साथ किए गए हैं हाल ही में भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश ने सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किए हैं? तो
तो हाल ही में जो भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी को देश के सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नेपाल। नेपाल के द्वारा हाल ही में हम भारतीय जो सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ जी है साथियों, उसको वहां के सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों टोटल क्या कहते हैं 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त इस बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका डिस्कशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो पूरा लास्ट तक देखे हैं साथियों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। वहां पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।